स्कूल के पीछे आओ। रात के अंधेरे में मोबाइल स्क्रीन पर चमका ये बस एक छोटा सा मैसेज था और कुछ ही घंटों के अंदर एक खौफनाक मौत। हॉरर अड्डा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना की गहराइयों में उतरते हैं। कोलकाता हॉरर स्टोरी, द स्वीट शॉप मर्डर मिस्ट्री। अब देखिए, आज की ये कहानी शुरू तो होती है काले जादू और वशीकरण के शक से, लेकिन इसका जो अंत है ना, वो एक भयानक पारिवारिक धोखे और खौफनाक प्रेत बाधा पर जाकर रुकता है। मतलब ये एक ऐसी घटना है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दानव कहीं बाहर अंधेरे में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि कभी-कभी वो बिल्कुल हमारे अपने घर के उजालों में हमारे साथ बैठे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वशीकरण का साया। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता की एक बहुत मशहूर और पुरानी मिठाई की दुकान से। विक्रम के पिताजी और उसके बड़े पापा, ये दोनों मिलकर इस खानदानी बिजनेस को चलाते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बिजनेस एकदम टॉप पर था। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इतने बड़े काम को अकेले संभालना अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्हें जरूरत थी किसी ऐसे की जो नया खून हो, जो इस पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा सके। और इसीलिए बेंगलुरु में अपनी पढ़ाई कर रहे विक्रम के बड़े भाई समीर को वापस कोलकाता बुला लिया गया। समीर ने भी आते ही पूरी मेहनत से बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन ये परफेक्शन ज्यादा दिन टिका नहीं। कुछ ही हफ्तों में समीर का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। मतलब जो समीर पहले 24 घंटे सिर्फ अपने काम पर फोकस रहता था, वो अब हर हफ्ते या 10 दिन में कोई ना कोई अजीब सा बहाना बनाकर अचानक गांव जाने लगा। और इस पूरे बदलाव की वजह थी गांव की ही रहने वाली एक लड़की, कविता। समीर पर उसका ऐसा कुमार चढ़ा कि वो दुकान का कामधाम छोड़कर लाखों रुपए उस पर पानी की तरह बहाने लगा। उसका बर्ताव इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि वो अपनी सगी माँ तक से ठीक से बात नहीं करता था। अब ये सब देखकर लाजमी सी बात है, परिवार वालों को शक होने लगा कि कहीं कविता ने समीर पर कुछ करवा तो नहीं दिया है, कोई ऐसा काला जादू जिसे हम वशीकरण कहते हैं। जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगा तो समीर की माँ शारदा देवी से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रोते बिलखते सीधे गांव के पास रहने वाले एक सिद्ध हनुमान साधक के पास पहुंच गई। वहां साधक ने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि हाँ, समीर पर वशीकरण ही हुआ है और ये जादू उसे गांव की पूजा के प्रसाद में कुछ मिलाकर खिलाने से हुआ था। अब इसका इलाज क्या था? साधक ने उन्हें एक अभिमंत्रित मिश्री दी, यानी मंत्रों से सिद्ध की हुई मिश्री, और तरीका बिल्कुल साफ था। इस मिश्री को अगले 30 दिनों तक बिना किसी को बताए चुपचाप समीर के दूध या चाय में मिलाना था। साधक का कहना था कि जैसे जैसे ये मिश्री समीर के शरीर में जाएगी, वो काले जादू का असर धीरे धीरे टूटता जाएगा। अब आप यकीन मानिए या ना मानिए, इस उपाय ने सच में असर दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो वशीकरण का काला साया छटने लगा और समीर मानो एक लंबी नींद से जाग गया। होश में आते ही उसने सबसे पहला काम किया अपनी अकाउंटिंग डायरी चेक करने का, और वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि उसके लाखों रुपए गायब हो चुके हैं। वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गया और सीधा कविता के परिवार वालों से जाकर भिड़ गया। उसने अपने सारे पैसे वापस मांगे और उन्हें जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उसके घर वालों को लगा कि चलो, जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन कम से कम ये बुरा सपना तो खत्म हुआ। पर असल में खौफनाक खेल तो अभी बस शुरू होने वाला था। मौत का मेला। अब हम आते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कांझियापाल गांव में पूरे 5 दिनों तक चलने वाला सालाना मेला शुरू हो चुका था। नारायण जी की पूजा चल रही थी। पूरा गांव जगमगा रहा था, हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन उस शोर शराबे के बीच किसी को भनक तक नहीं थी कि इसी भीड़ में एक बेहद खौफनाक साजिश बुनी जा चुकी है। ये मेले की तीसरी रात की बात है। समीर अपने छोटे भाई विक्रम के साथ आराम से बैठकर वहां चल रहा प्रवचन सुन रहा था। तभी अचानक समीर के फोन पर एक अननोन कॉल आता है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक। समीर ने फोन उठाया, हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बस कुछ सेकंड्स का सन्नाटा और फिर भारी भारी सांसों की आवाज और एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, पानी। समीर बुरी तरह चौंक गया और अगले ही पल उसके फोन पर वो मैसेज आया जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, स्कूल के पीछे आओ। ये पढ़ते ही समीर एकदम बेचैन हो उठा। उसने विक्रम को वहीं बैठने को कहा और मेले की उस भीड़ भाड़ से निकलकर उन अंधेरे रास्तों की तरफ चल पड़ा। और आपको पता है,
वो उस रात के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आया। खौफनाक हत्या। अगली सुबह जो खबर आई उसने पूरे परिवार की नींव हिला के रख दी। विक्रम जब घर पहुंचा तो वहां पहले से ही कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। गांव वाले भागते हांफते हुए आ रहे थे और एक ही खबर दे रहे थे कि समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी सरकारी स्कूल के पीछे वाले खेत में समीर का शव पड़ा हुआ था। और मैं आपको बता दूं, जिसने भी उस लाश को देखा उसकी रूह कांप गई। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और उसका शरीर इस कदर मुड़ा तोड़ा हुआ था जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। ये बिल्कुल साफ था कि उसे जहर देकर बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी चीख कर यही गवाही दी। लेकिन गांव की जो अंदरूनी राजनीति होती है ना, और रसूखदारों को जो दबाव होता है, उसके चलते पुलिस ने इस खौफनाक मर्डर को बस एक सुसाइड केस बताकर फाइल को धीरे धीरे रफा दफा कर दिया। प्रेत का प्रतिशोध। देखिए, इंसान भले ही अपने रसूख से जुर्म को दुनिया की नजरों से छिपा ले, लेकिन कुछ अलौकिक ताकतें ऐसी भी होती हैं जो इंसाफ लिए बिना नहीं मानती। और जिस रात समीर का अंतिम संस्कार किया गया ना, ठीक उसी रात से यह पूरी घटना एक फिजिकल क्राइम थ्रिलर से बदलकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले साइकोलॉजिकल हॉरर में तब्दील हो गई। अंतिम संस्कार वाली उसी रात से समीर के बड़े पापा की रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई। उन्हें भयानक सपने आने लगे, उन्हें स्लीप पैरालिसिस होने लगा। और फिर एक रात उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा कि उनके कमरे के ठीक बीचों बीच समीर खड़ा है। वो बिल्कुल चुप था, ना तो उसकी आंखों में कोई गुस्सा था, ना ही कोई नफरत। बस उसके चेहरे पर एक ही सवाल था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस घटना के बाद बड़े पापा की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो रात रात भर पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे। और दूसरी तरफ इन भयानक घटनाओं के बीच एक और अजीब चीज हो रही थी। कविता का पूरा परिवार रातों रात खौफ के साये में अपना घर बार छोड़कर गांव से भाग गया था। वो लोग जहां भी छिपे थे वहां कविता सिर्फ रोती रहती थी और बार बार एक ही बात रट रही थी, हमें नहीं पता था कि वो लोग उसे मार देंगे। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, वो लोग, इसका एकदम सीधा सा मतलब था कि कातिल कोई और था जिसे ये लोग जानते थे। भयानक सच, घर में बड़े पापा की पागलों जैसी हालत और आए दिन हो रही इन डरावनी घटनाओं से परिवार इतना खौफजदा हो गया था कि आखिरकार उन्हें एक पहुंचे हुए पंडित जी को बुलाना ही पड़ा। उन्हें समझना था कि ये सब प्रेत बाधा आखिर हो क्यों रही है, इन सब के पीछे कौन सा राज छिपा है। और वहां उस कमरे में जो सच निकलकर सामने आया ना, उसने सच में सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। तो असली कातिल आखिर था कौन? उस वक्त कमरे में बैठे हर इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की, कुछ गहरे मंत्र पढ़े और फिर एकदम भारी आवाज में बोले कि देखो, कविता का परिवार तो इस साजिश में शामिल था ही, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और है। और वो मास्टरमाइंड जो समीर की दर्दनाक मौत का असली जिम्मेदार है ना, वो इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि इसी कमरे में आप ही लोगों के बीच बैठा है। पंडित जी ने बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी कि उस मास्टरमाइंड को खुद अपना सच सबके सामने कबूल करना ही होगा, वरना समीर की भटकती आत्मा उससे बहुत भयानक बदला लेगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, पंडित जी के इतना कहते ही सामने जल रहे यज्ञ की आग अचानक से भड़क उठी। वो लपटें इतनी तेज हो गईं कि उन्होंने सीधे बड़े पापा के कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। मौत को अपने इतने करीब देखकर बड़े पापा का गुरूर टूट गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। और फिर बाहर आया वो घिनौना सच। बड़े पापा ने फूट फूट कर रोते हुए सबके सामने कबूल किया कि उन्होंने ही कविता को पैसे दिए थे ताकि वो समीर को अपने झूठे प्यार और उस वशीकरण के जाल में फंसा सके। मेले में गांव के उन गुंडों को पैसे देकर समीर को जहर दिलवाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे। और इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे उनका मोटिव क्या था? क्या वजह थी अपने ही खून को मारने की? सिर्फ और सिर्फ लालच। करोड़ों की आमदनी वाली उस शानदार मिठाई की दुकान पर उनका पूरा कंट्रोल। वो चाहते थे कि उस बिजनेस का इकलौता वारिस सिर्फ उनका अपना बेटा बने, उनका भतीजा समीर नहीं। सच कहते हैं, कभी कभी इंसानी लालच किसी भी भूत या प्रेत से कहीं ज्यादा डरावना होता है। जैसे ही बड़े पापा ने अपना गुनाह कबूल किया, यज्ञ की वो भड़कती हुई आग अपने आप शांत हो गई और उसी के साथ समीर की उस बेचैन आत्मा को भी हमेशा के लिए शांति मिल गई। बड़े पापा को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया,
एक भटकती आत्मा तो चैन की नींद सो गई, लेकिन ये पूरी घटना हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम सच में उन लोगों को पूरी तरह पहचानते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं? हमारे अपनों के चेहरों के पीछे कौन सा सच छिपा है, ये कौन बता सकता है? हॉरर अड्डा की इस खास पेशकश से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे और खौफनाक रहस्य के साथ।